नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आज हम जिस प्रोग्राम की चर्चा करने जा रहे हैं इससे आप सब लोगों को भी, जो भी पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही खुशी होगी और जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बहुत ही, पहले भी हमने ये सार्थक प्रयास किए थे और इस सार्थक प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो ये प्रोग्राम क्या है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम ही होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस प्रोग्राम का नाम। अब इस प्रोग्राम का नाम जो है थोड़ा सा बदला गया है। ये पहले आप जानते हैं कि बिग बुक बैंक के नाम से चलता था, अभी भी ये बुक बैंक के नाम से ही चलेगा। बस उसमें अभी केवल स्टेट्स के लिए ही नहीं रह गया है बल्कि इसको और व्यापक कर दिया गया है। तो इसमें जो स्टेट PSCs की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो UPSC की तैयारी करते हैं, उन सब के यहाँ पे कंसर्न इस तरीके के चैप्टर से पूरे होंगे। और शायद ही आप में से कोई होता होगा जो विपिन चंद्रा जी की किताब ना पढ़ता हो जब वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा जी की जो है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। खास बात मैं बता दूं जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए कि ये जो बुक बैंक है इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन महत्वपूर्ण किताबों में जो भी चैप्टर्स या अध्याय दिए हुए हैं उनको अध्यायवार हम कंप्लीट कराते हैं, पूरा कराते हैं और उनमें से बनने वाले जो MCQs हैं वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। खास तौर से प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। कई बार सेशन के अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं यदि अगर मेंस के रहते हैं तो चलिए ध्यान देंगे हम इस बात पर कि आज का ये प्रोग्राम हमारा रिज्यूम हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है सभी लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे लिंक को शेयर कर सकते हैं, अन्य स्टूडेंट्स के साथ बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्रोग्राम रिज्यूम किया गया है जो कि आप कॉमन साइंस के रूप में पढ़ते थे सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे वो प्रोग्राम आपको मिलता ही है, मिलेगा फिर से, और फिर ये वाला जो प्रोग्राम है वो दोपहर 12 बजे मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आधुनिक भारत के इतिहास की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस किताब में इस प्रकार के इंडेक्सेस यानी विषय क्रम दिए हुए हैं। इनमें से हम ये सारे विषय क्रम पढ़ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को देखते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं जो MCQs मैंने कराई हैं वो भी आप जरूर कंटिन्यूअसली देखिएगा, खासकर जो नए व्यूअर्स हैं। तो अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये हमने पूरे किए हुए हैं और वर्तमान समय में हम अध्याय 9 में हैं। किसमें हैं? अध्याय 9 में। और इसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये इस अध्याय का टाइटल है। इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंदर तमाम सारे सब टाइटल्स हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम 10, 11, 12 और 13 तक जाएंगे जो कि किताब के हिस्सों में है। अध्याय 9 की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा ये चैप्टर चल रहा है। इसके पहले के जो 8 अध्याय हैं उनकी प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप वहां से MCQs देख लीजिएगा एक एक करके सारे। अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 से 1905। 1858 से लेकर के 1905 तक की पूरी प्रक्रिया है। तो इस कार्यक्रम का विषय जो है आज का वो क्या है? इस विषय में हमने विदेशी प्रभुत्व के परिणाम, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार और शिक्षा, प्रेस तथा साहित्य की भूमिका और भारत के अतीत की खोज, ये वाले जो सब टाइटल्स इस चैप्टर के हैं ये कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा हमने शासकों का जातीय दम और यहां तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज हम यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं, हालांकि ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये वाला यहां से शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम, उनके कार्यकलाप क्या थे, साम्राज्यवाद का अर्थशास्त्रीय आलोचना और साथ ही साथ संवैधानिक सुधार जो थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज इस चैप्टर में हम वो चर्चा करेंगे। फिर इस पर बनने वाले MCQs आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, इसके आगे हम ये सारी चीजें भी अगले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आप सब लोगों को मालूम है कि दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ और बंबई में पहला अधिवेशन इसका हुआ था जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं द्वारा इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों करी गई है? अगर हम इस बात को खंगालने का प्रयास करें तो उसके पीछे मेन मोटो जो है वो ये है कि जो राष्ट्रवादी हैं उस समय, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो हैं वो अखिल भारतीय किसी संगठन की स्थापना करना चाहते थे। अखिल भारतीय संगठन मतलब एक ऐसा संगठन बने जो पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए एक तरह से कार्य करे, क्षेत्रीय संगठन के रूप में कार्य ना करे। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया को फ्री कराना है तो पूरे एक किसी प्रांत को फ्री कराने की बात नहीं हो रही है ब्रिटिशर्स से, पूरे भारत भूमि को मुक्त कराने की बात हो रही है ब्रिटिश गुलामी से। तो पूरे भारत भूमि का एक संयुग्मित संगठन होना चाहिए,
ऐसी एक संगठन की तलाश में हैं जो उस समय के राष्ट्रवादी हैं। जब मैं राष्ट्रवादी टर्म्स की बात करता हूं, नेशनलिस्ट की बात करता हूं, तो इससे पहले के लेक्चर्स आपको सुनने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी का मतलब क्या है कि ये भारत में एक राष्ट्र की भूमिका पहले या विचार जो है पहले नहीं होते थे। पहले राज्यवादी विचार होते थे, राज्यवादी विचार, और इस राज्य को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी विचार दिखते थे। साम्राज्यवादी विचार आपको दिखते थे जो राज्य को बढ़ाते थे। मतलब एक किसी का राज्य, एक टेरिटरी है, वो दूसरी टेरिटरी को ऑक्युपाई करके अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था। पहले ये विचार थे। अब ये है कि सारे टेरिटरी हमारे ही हैं, एक ही राष्ट्र है और एक राष्ट्र के अंदर हम रहेंगे। इसमें साम्राज्यवादी विस्तार को लाने की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्र में हम संतुष्टि पूर्वक रहेंगे, इसमें हम दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे और मिल करके रहेंगे, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राज्य नहीं रहेंगे। ये सारे विचार जो है वो राष्ट्रवादी विचार से मिलते हैं, और ये राष्ट्रवादी विचार अभी अभी उगना शुरू हुए थे, जन्म लेना शुरू हुए थे। तो इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी जो कि अभी तक नहीं थी। उसी संस्था की डिमांड को पूरा किया है आगे चल करके नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का श्रेय जो है वो एक रिटायर्ड कलेक्टर थे इटावा के, यानी कि एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं जिनके प्रयासों से कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लेकिन जब हम A.O. ह्यूम के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं या स्थापना की, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं, तो कई सारे लोगों के मन में जाता है कि इन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था। इस तरीके की भ्रामक जो चीजें हैं वो लोगों के विचार में जाती हैं। विपिन चंद्रा जी ने अपने किताब में इस चीज को स्पष्ट किया है कि A.O. ह्यूम के द्वारा सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस को स्थापित करना, और ये जो विचार है ये एक भ्रामक विचार है, इसमें बहुत ज्यादा सत्यता नहीं है। हालांकि दिसंबर 1885 में बंबई में कांग्रेस स्थापित किया गया। इसे बोला गया ऑल इंडिया कांग्रेस, या बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, या शॉर्ट में INC। अब ये स्थापित हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ तो उसके अपने कुछ मोटो रहे होंगे, उद्देश्य रहे होंगे। उन उद्देश्यों में एक तो यह है कि राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। मतलब देश में अलग अलग जगहों पर नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, और ये एक ऐसा संस्था बने जिसमें ये नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो एक जगह पर आकर के कार्य करें, मोटिवेट हों और आपस में फ्रेंडली बिहेव करें, जिससे कि जो दुश्मन है वो हमारे बीच में सेंध ना लगा सके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कह सकते हैं संस्था में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी संस्था में शामिल होने वाले व्यक्ति की विचारधारा है जो है वो जातिगत नहीं होनी चाहिए, धार्मिक या कह सकते हैं किसी विशेष धर्म से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी विशेष प्रांत के सुधार के लिए वो बात करेगा। यानी एक ऐसा संगठन जो केवल प्रांतवादी ना हो, या यूं कह सकते हैं प्रांत निरपेक्ष हो, जो ऐसा संगठन में व्यक्ति आए, ऐसा व्यक्ति आए जो धर्म निरपेक्ष हो, ऐसा व्यक्ति आए जो जाति निरपेक्ष हो, ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और जिससे कि राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो प्रेरित हो सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय पे भी बात करना चाहता है कि आखिर हम बने किस लिए हैं, केवल क्या हमें भारत की आजादी चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम तुरंत एक संगठन बना करके तुरंत विद्रोह करके तुरंत आजादी मांगेंगे तो ये मिलना आसान नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेटेजिकली बिहेव किया, यानी कि एक नीतिपूर्ण तरीके से शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहेव करना शुरू किया है, बर्ताव करना शुरू किया है। इसीलिए शुरुआत की जो कांग्रेस की चाल है वो बड़ी धीमी गति में दिखाई देती है, खासकर 1885 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ नहीं कमाया। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत आजादी मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, तो फिर क्या किया जाए, फिर कांग्रेस के बनने का उद्देश्य क्या है। तब तक जब तक आजादी नहीं मिली तब तक धीरे धीरे एक एक जो डिमांड है, जनप्रिय लोकप्रिय मांगे जो हैं, उन एक एक मांगों को सरकार के सामने रखा जाए और उन एक एक मांगों को पूरा किया जाए। जब कई सारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो एक समय भी बीतेगा, अंग्रेजों की तरफ अंग्रेजों के मन में एक धीरे धीरे विचार भी चला जाएगा कि हम अपनी मांगों को मांगना सीख गए हैं, आप हमसे बेमर्जी का बर्ताव नहीं कर सकते, और फिर अल्टीमेटली हम उनसे स्वतंत्रता मांग लेंगे या फिर स्नेच कर लेंगे, खींच लेंगे, लेकिन तब तक का समय हमें देना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस का उद्देश्य है। इसके अलावा तब तक जब तक कि वो विशेष मांग भारत की आजादी की हम नहीं मांग लेते हैं, तब तक जनमत जो है उसको प्रशिक्षित किया जाए, किसके लिए,
राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए या एक राष्ट्र की भावना के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाए, उनके मन में बीज बोए जाएं, डाले जाएं इस बात को कि हम प्रांतों से अलग हैं, जाति से अलग हैं, जाति से परे हैं, प्रांतों से परे हैं, धर्म से परे हैं और हम एक राष्ट्र हैं और उसकी तरह ही हमें बिहेव करना चाहिए। ये सब इनिशियल कह सकते हैं कि उद्देश्य हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एओ ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि एओ ह्यूम क्यों जुड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो ये प्रचार होता है कि भाई ये चाहते थे कि शिक्षित भारतीयों का जो असंतोष है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म क्यों हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग हैं वो शिक्षित हैं, ठीक है, वो कौन है, शिक्षित हैं, लेकिन ऐसे शिक्षित हैं जो अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट हैं। तो यहां पे भारतीय असंतोष को निकालने के लिए, यानी इनका जो असंतोष है वो कहां निकलेगा, इनकी डिमांड क्रिएट हो रही है कि हम एक यूनियन बनाएं जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करे। तो केवल इस मांग को पूरा कर देने से हो सकता है कि ये संतुष्ट हो जाएं, इसलिए एक एओ ह्यूम के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ, ठीक है। और इसी थ्योरी को कहा गया सेफ्टी वॉल्व, कि जो इनका गुस्सा है वो धीरे से इस सेफ्टी वॉल्व, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इस सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से धीरे से निकल जाए। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। दूसरा आरोप इनके ऊपर यह लगता है कि जो असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित हैं, यानी यही लोग, और ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षित लोग ही असंतुष्ट हैं, जो किसान है असंतुष्ट वो भी है, आम जनता है असंतुष्ट वो भी है। तो शिक्षित और अशिक्षित जो भारतीय जनता जो असंतुष्ट है उनको एक ना होने दिया जाए। इनकी डिमांड इनके पास आती है और इनकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सरकार के पास जाती है और सरकार उसकी मांगों को पूरा करती है। इस वजह से गुस्सा जो है वो रिलीज हो जाता है कई चरणों में, जिसे सेफ्टी वॉल्व बोला गया। तो क्या यही सत्य है, ह्यूम के क्या यही उद्देश्य थे? इसका खंडन जो है इस किताब में किया गया है। और यह बात सत्य भी है कि वास्तविक रूप में अगर ऐसा होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रारंभिक जो बुद्धिजीवी थे, वो मतलब जब वो बुद्धिजीवी कहा जा रहा है उनके लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप उनकी चीजों पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं। मतलब उन्हें नहीं मालूम था क्या इस चीज को कि ये हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या ये हमारे प्रेशर को निकालने के लिए आए हैं, गुस्से वाले प्रेशर को निकालने के लिए आए हैं? क्या ये चीज आप ही को पता है या आज की जनता को ही मालूम है? उस समय के लोगों को इसका एहसास नहीं था, जो कि खुद इस चीज को जी रहे थे। निश्चित रूप से उन्हें इनका एहसास था। तो जब एहसास था तो फिर क्यों शामिल किया गया? क्या एओ ह्यूम को शामिल करने का कोई दबाव था क्या? अगर दबाव होता भी तो राष्ट्रवादी विचार पनप चुके थे अब, वो भी शिक्षित भारतीयों में, तो ये उस चीज को अब बिलीव करने वालों में से नहीं थे। तो इसका मतलब ये जो भ्रामक चीजें हैं, ये दोनों जो भ्रामक तथ्य हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एओ ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड कलेक्टर थे और ब्रिटिश सरकार से काम निकलवाने के लिए कोई ब्रिटिश बंदा जो भारतीय सोच और विचारधारा की तरह से कार्य कर सकता हो। देखिए यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंग्रेज तो बुरे थे, क्या सारे ही अंग्रेज बुरे थे? क्या उनमें कोई अपवाद नहीं था? तो उनमें में से एक अपवाद ये दिखते हैं, ऐसे कई अपवाद हैं जिनमें से एक अपवाद ये है। तो उस समय के नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे या जो उस समय के राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो ये जानते थे कि इन व्यक्ति का इस्तेमाल करके हम ब्रिटिशर्स से बहुत सारी चीजें जो है वो पूरी करवा सकते हैं। तो अगर मान भी लिया जाए कि ये सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रयोग कर रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी इनका प्रयोग कर रहे थे, इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे थे। तो नीतियां दोनों तरफ से पूरी हो रही थी। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। यहां एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप आज के समय पे तो एक पार्टी के तौर पर देखते हैं, पर यह पहले एक पार्टी नहीं थी, पहले एक विचार हुआ करता था। विचार एक राष्ट्र का, विचार एक शिक्षित समाज का, विचार एक रूढ़िवादी सिद्धांत को हटाने का, विचार गुलामी को उखाड़ फेंकने का, यह एक विचार था कांग्रेस का। तो प्रारंभ में यह एक आंदोलन के रूप में आ रहा है और 1809 में यहां पर 1890 में एक बात हम आपको यहां पर दिखा दे रहे हैं। 1885 से जब से एओ ह्यूम के द्वारा जब कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता पहली बार की गई, तब से लेकर के कांग्रेस के लगातार सेशंस में बहुत सारी महिलाओं का भागीदारी रही है, तमाम सारी महिलाओं की भागीदारी रही और कई महिलाएं तो कांग्रेस की अध्यक्ष के पद तक भी पहुंची। तो उसमें से एक आरंभिक नाम हमको देखने को मिल रहा है कादम्बिनी गोंगली का। कादम्बिनी गोंगली वो व्यक्ति हैं, वो महिला हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, जिन्होंने स्नातक जो है
वो पूरा किया था, और ये इसको पूरा करने वाली पहली कह सकते हैं कि महिला थी। और इन्होंने 1890 के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, और भाग लेने के बाद पहली बार भाषण भी दिया। तो ये पहली महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस से स्पीच दी, कांग्रेस के मंच से स्पीच दी। आगे चल करके काफी लंबे समय तक ये कांग्रेस में शामिल भी रही। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि कांग्रेस जो है वो न सिर्फ जाति, धर्म और प्रांत के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर रहा है, बल्कि लैंगिक भेदभाव को भी ये समाप्त करता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार की चीजें थी वो सब स्पष्ट रूप से यहां पर दिख रही हैं, जो चाहिए भी थी। अब अगर हम बात करते हैं कि आरंभिक राष्ट्रवादियों के जो कार्यक्रम थे और क्रियाकलाप थे वो कैसे थे, मतलब कांग्रेस तो बन गई लेकिन कांग्रेस अब काम कैसे कर रही थी, उसके बारे में अगर देखा जाए तो देश की राजनीतिक लड़ाई के लिए जो सीधी यहां पर होना चाहिए, सीधी देश की राजनीतिक लड़ाई जो है उसके लिए सीधे तौर पर नहीं लड़ा जा सकता था, ये कार्यकर्ता जानते थे। मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस का गठन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना था? अल्टीमेटली भारत को आजाद कराने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और तुरंत डिमांड क्रिएट कर दिया हमें तो आजादी चाहिए। ये विद्रोह कभी किया जाता है तो सीधे नहीं किया जाता है, धीरे धीरे। समाज में ना तो अच्छाई धीरे धीरे आनी चाहिए, ना ही बुराई, और ना ही बुराई धीरे धीरे हटनी चाहिए। बुराई भी हटे तो धीरे धीरे हटे, इकट्ठे हटेगी। जिस किसी ने भी सीधे तौर पर बुराई को हटाने का प्रयास किया वो मिट गया। इतिहास में आप एक उदाहरण देखते हैं रजिया सुल्तान का। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार थे या महिलाओं को जो समाज में स्थान नहीं प्राप्त होता था, उस स्थान को उसने एक झटके में प्राप्त किया, और एक झटके में कह सकते हैं कि महिलाओं के समर्थन के कार्यक्रम उसने शुरू कर दिए। नतीजा 4 साल के कार्यकाल के बाद मृत्यु हो गई। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं इतिहास में, जिसको शायद कांग्रेस अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए धीरे धीरे किसी चीज का कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकप्रिय मांगी थी उनके निवारण करवाए जाएं, और निरूपण किनसे करवाया जाएगा? ये किससे निवारण करवाया जाएगा? ब्रिटिश भारतीय सरकार से। उस समय जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है उनके सामने ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो रखी जाएंगी, तब तक इन प्रॉब्लम्स का निरूपण करवाया जाए छोटे छोटे स्तर पर। जैसे कि शिक्षा में समान अवसर दिए जाएं, जैसे कि विधायी कार्यों में समान अवसर दिए जाएं इत्यादि। ठीक है, एकदम से हम आजादी नहीं मांगेंगे। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, जब हमें लेजिस्लेचर में समानता मिलने लगेगी, जब हमारे ऊपर कर ठीक तरीके से आरोपित होंगे, अनियमित कर आरोपित नहीं होंगे, जब हमें बराबर से व्यापार करने दिया जाएगा, तो ये सब स्वतंत्रता के ही पहलू है ना। जब ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी तो लास्ट में हम डिमांड कर देंगे, सर सारी चीजें तो मिल गई, स्वतंत्रता और दे दीजिए, खत्म काम। ये प्लानिंग थी, और बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। सबसे पहले भारतीयों में राष्ट्रीय एकता पैदा, ये सब चीजें पूरी कब होंगी? ये पूरी तब होंगी जब पहले राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास ही नहीं होगा तो ये सब चीजें पूरी नहीं होंगी। कोई अपने प्रांत की स्वतंत्रता चाहेगा, कोई अपने जाति की स्वतंत्रता चाहेगा, कोई अपने आप को शिक्षित होने की स्वतंत्रता मांगेगा, यही सब मांगेगा। इसलिए पहले एक सूत्र में बंधना होगा। और कांग्रेस के लोग अच्छी तरह जानते थे कि भारत अभी अभी राष्ट्र के रूप में पहचान पाना शुरू कर रहा है, वो भी भारतीयों के बीच में, भारतीयों के बीच में। ठीक है, और वो भी समस्त भारतीयों के बीच में भी पहचान मिली भी नहीं है। अभी कुछ प्रबुद्ध भारतीय हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। तो इसका मतलब भारत अभी अभी नवजात हो रहा है राष्ट्र के रूप में, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करी जाए और भारत से राष्ट्र का दर्जा जो है वो समाप्त हो। तो भारत को राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए, नवोदित राष्ट्र है और इसे संपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना होगा, ये कांग्रेस जानते थे और इसी तरह से प्रयास कर रहे थे। अगली बात हमें समझनी होगी कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना किस प्रकार से हो रही है। अर्थशास्त्रीय आलोचना का मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो साम्राज्यवादी नीति है, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है, इकोनॉमिकली उसको कैसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेजों का लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली अंग्रेजों का लक्ष्य है भारत को किसी भी तरीके से गरीब बना देना। गरीब बना देना यह लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा दूसरी तरीके से कहा जाए कि भारत से सारी की सारी जो वेल्थ है वो चूस लेना, निकाल लेना। ब्रिटिशर्स कहते हैं ना कि गंगा की सारी वेल्थ जो है वो टेम्स में लाकर के निचोड़ दो, ऐसी पॉलिसी बनाओ। तो ये पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? भारत गरीब हो जाएगा। तो आप इसे कह लीजिए भारत को गरीब बनाना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि भारत से धन निकाल करके ब्रिटेन को अमीर बनाना चाहते हैं। ये चीज भारतीय और खासकर जो राष्ट्रवादी भारतीय हो रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो तात्कालिक जो औपनिवेशिक स्थितियां हैं
या औपनिवेशिक रूप से जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उस तात्कालिक औपनिवेशिक आर्थिक शोषण को रोकने के लिए जो उसके तीनों अलग अलग स्तंभ हैं, जिसमें आप व्यापार का स्तंभ देख सकते हैं, उद्योग के रूप में देख सकते हैं, वित्त के रूप में, हर तरह से ब्रिटिशर्स चूस रहे थे भारत को। व्यापार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उद्योग धंधे यहां के नष्ट कर रहे हैं, और यहां की जो वेल्थ है, वित्त जो है, उसको ले जा रहे हैं, यहां से ड्रेन कर रहे हैं। तो इन सब शोषण को वो पहचान रहे हैं और इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यवस्था के अधीन बनाने की जो इनकी सोच है ब्रिटिशर्स की, इसके खिलाफ इन राष्ट्रवादियों ने आवाज उठानी शुरू की है। आवाज उठाने में तमाम तरीके से काम किए हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे में ब्रिटिशर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे, बागानों और उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाना चाहते थे, लेकिन इस तरीके के भारी निवेश का इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि अगर इसमें विदेशी निवेश हो गया तो ये सारी चीजें तो विदेशों की हो जाएंगी, और विदेशों की हो जाएंगी तो ये अपनी मर्जी से इसे संचालित करेंगे, और इनके संचालित करने का मतलब ये हो गया, अगर रेलवे को संचालित कर रहे हैं ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में लेकर के, तो रेलवे का उस समय इस्तेमाल आवागमन से ज्यादा जो है यातायात के संसाधन के रूप में है जरूर, लेकिन व्यापारिक यातायात के साधन के रूप में इसका ज्यादा प्रयोग होता था। तो इसका मतलब अगर रेलवे पे कंट्रोल, तो क्षेत्रीय जो व्यापार है उस पर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तेजी से व्यापार करने का साधन बन रहा था। इसी तरीके से बागानों पर नियंत्रण और उद्योगों के नियंत्रण पर भी नुकसान था। इससे जो भारतीय पूंजीपति थे उनको तगड़ा नुकसान होने वाला था, न सिर्फ उस समय बल्कि आगे आने वाले समय में भी। इसलिए इस तरीके की चीजों का विरोध किया गया। तमाम सारे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। उदाहरण के तौर पर 1886 में पूना में और महाराष्ट्र के तमाम सारे प्रांतों में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। भारतीय जो वस्तुएं हैं, उत्पाद जो है, उसके प्रयोग पर बल दिया गया कि उसको आप यूज करिए, और भारतीय दौलत जो थी, इंडिया की जो वेल्थ थी, उसे भारत से बाहर जाने से रोका जाए, इसके प्रयास किए गए हैं। इस तरीके से अर्थशास्त्रीय आलोचनाएं हुई हैं। किसानों पर जो करों का बोझ कम किया जाए, इसकी मांग उठाई गई। तमाम सारी मांगें उठाई गई। मैंने कहा ना, तमाम सारी जो लोकप्रिय मांगे हैं उसको पहले पूरा किया जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा टैक्सेस जो आप लगाते हो वो खत्म करो। अर्ध सामंतरी जो संबंध है कृषि से संबंधित, उनकी आलोचना की गई कि ये समाप्त होने चाहिए। नमक कर जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, उस नमक कर को समाप्त करने की बात करी गई कि नमक पर तो कम से कम समाप्त करो। अपने आप को सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत करने के लिए ब्रिटिशर्स अनाप शनाप खर्चे करते थे, और जब भारतीय बजट बनता था, उस भारतीय बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सैन्य खर्चों में जाता था। तो उस खर्चे को कम करने के लिए कहा गया, इसकी मांग रेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आलोचनाएं हो रही हैं अर्थशास्त्रीय रूप से। संवैधानिक सुधार की भी मांग जो है ब्रिटिशर्स से करी गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होने की जो मांग है वो ये लेकर के आना चाहते हैं। अल्टीमेटली मैंने बताया कि लक्ष्य जो है वो लोकतांत्रिक स्वशासन की मांग, यानी भारत की आजादी की मांग है। लेकिन इस आजादी की मांग को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। जैसे शुरुआत में जो विधान परिषद है या तमाम सारी जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो या फिर प्रांतीय विधान परिषदें हो, उसमें भारतीयों की सदस्यता बढ़ाई जाए, उसमें भारतीयों के योगदान को बढ़ाया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, अधिकार बढ़ाए जाएं, इत्यादि डिमांड की गई। और खास डिमांड यह करी गई कि कम से कम भारतीय वित्त पर भारतीयों का नियंत्रण दिया जाए। ये इस तरीके की मांगे जो है वो शुरू हुई हैं। 1892 में एक एक्ट भी लाया गया, लेकिन उस एक्ट में केवल भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। खासकर महिलाओं की जो भागीदारी है इसमें, उस पर ही बिल्कुल योगदान नहीं दिया गया। हालांकि आगे चल करके 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने और 1906 में दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज की मांग कर दी, स्वराज की। तो आप देख सकते हैं 1885 से लेकर के 1905-06 हो रहा है, तब जाकर के ये भारत में स्वराज की मांग हो रही है। और इधर के जो करीब करीब 25 साल हैं, उनमें धीरे धीरे कांग्रेस ने जो तमाम सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो किए जाने चाहिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो चीजें होनी चाहिए उसका आधार रखने का कार्य किया है। तो आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित जो है वो आपको समझ में आए होंगे। और अब इसी से संबंधित एमसीक्यूज आपके सामने यहां पर आने वाले, एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और साथ ही हम उसका उत्तर भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। शुरुआत में ही मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के विचार बताए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विचारों में जरा पढ़िए क्या सही है क्या गलत है। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, क्या यह कांग्रेस का उद्देश्य था? तो आप पाएंगे हां जी बिल्कुल था। चाहते थे कांग्रेस के लोग ये कि हो, तभी तो एक राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा। जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय भावना को विकसित करना, ऐसी राष्ट्रीय भावना विकसित हो जो जाति धर्म और प्रांत से परे हो। इस पर भी मैंने आपको लेक्चर दिया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा। जनप्रिय मांगों का निरूपण और उन्हें सरकार के सामने रखना, देश में जनमत को प्रशिक्षित करना, कौन सा आपको बताना है कि कांग्रेस का विचार है? अब देखिए ऑप्शंस कैसे हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? चारों सत्य हैं तो सभी हो जाएगा। इनमें से कोई दो सत्य है तो दो हो जाएगा, एक सत्य तो एक हो जाएगा, तीन सत्य तो तीन हो जाएगा। इस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का अभी हाल ही में यूपीएससी का 2022 में जो एग्जाम हुआ है, 2022 में जो प्री हुआ था, उस प्री में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए कि कितने विकल्प सही है। नया तरीका एक प्रश्न पूछे। और इस तरीके के एक दो क्वेश्चन यूपीपीएससी ने भी अपडेट किए थे। यूपीपीएससी ने जो अभी एग्जाम कराया था प्रीलिम का, उसमें भी इस तरीके के एक आध दो क्वेश्चन आए थे। तो प्रश्न पूछने का नया तरीका एक आ गया है। इस नए तरीके के अनुसार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है वो क्या है कि चार के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाए हैं। भाई वो राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे, भेदभाव बिल्कुल ना हो और ऐसी राष्ट्रीय भावना का विकास हो। साथ ही साथ जो लोकप्रिय मांगे हैं उनका निरूपण सरकार से करवाया जाए और उनके सामने रखा जाए जिससे उसको हल कर सकें। और देश में जनमत जो है उसको प्रशिक्षित किया जाए। किसके लिए? एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्रवादी विचार के लिए। तो चार के चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को ध्यान से पढ़ना है यहां पर। उसके बाद आप जो विपिन चंद्रा जी की किताब है उसको खोलिएगा, ये सब आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी, चीजों को समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से वो किताब आपको समझ में आएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। भाई आप सब लोगों को मालूम है कि इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1885 में दिसंबर में। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 के नीचे डी आना चाहिए। तो 1 के नीचे जहां डी होगा वो आंसर सही हो जाएगा। और डी जो है वो बी में भी है और सी में भी है। तो इसका स्टेटमेंट या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद प्रथम अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे WC बनर्जी। यानी कि दूसरे का आंसर क्या होगा? ए होगा। 1D 2A, 1D यहां पर है और 2A यहां पर है, तो 1D और 2A वाला मिलान यहां पर दिख रहा है। ऑप्शन सी ही सही होगा। अब बी और सी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि आप देख लो मिला के तो मिलेगा ही। संस्थापक जो थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम, 3 का बी हो गया। और मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये अध्यक्ष बने थे 1887 में। ठीक है, तो करेक्ट मिलान हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ गया हाँ या नहीं? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को विकसित करने के ब्रिटिश प्रयासों का आरंभिक राष्ट्रवादियों ने तीखा विरोध किया। मैंने अभी इस विरोध के बारे में बताया भी था। तो राष्ट्रवादियों ने जो तीखा विरोध किया है जिन अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों का, वो मूल तत्व क्या थे? वो क्या थे मूल तत्व जिसका विरोध करना चाहते थे भारतीय, या भारतीय कह सकते हैं जो राष्ट्रवादी थे? कच्चा माल पैदा करने वाले देश, कच्चा माल पैदा करने वाले देश जो हैं वो मूल तत्वों में शामिल थे। तो ब्रिटिशर्स जो है ऐसे देश को टारगेट करते थे अपना उपनिवेश बनाने के लिए जहां से उन्हें अच्छा कच्चा माल मिल सके, उन्हें अपनी फैक्ट्री में वो तैयार कर सकें और उन्हीं देशों में ऊंचे दामों में बेच भी सके जहां से उन्होंने कच्चा माल पाया है, जिसमें से कि एक भारत भी था। तो इस तरीके की विचारधारा का वो विरोध कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश उद्योगों में पैदा माल के लिए मंडी, यही बात है कि कच्चा माल वहां लेकर के जाएंगे और मंडी बनाएंगे हमारे ही देश को, मतलब उसी देश को जिस देश से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वाली जो विचारधारा है, इस विचारधारा का भी इन्होंने विरोध किया। विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र में भारत का रूपांतरण और भारत को और अधिक गरीब बनाना। विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र में भारत का रूपांतरण, भारत को रूपांतरित किया जा रहा था
मैंने आपको बताया रेलवे में, बागानों में, तमाम जगहों पे इंडियन जो चीजें हैं उसके कह सकते हैं कि चीज पर किया जा रहा है कि उसमें निवेश किया जाए और निवेश करके उसे पंगु बनाया जाए। इस व्यवस्था का भी विरोध जो है वो किया जा रहा है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, तो सारे वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा? सभी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो गया डी। चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। भारत को और अधिक गरीब बनाना ये औपनिवेशिक व्यवस्था के मूल तत्वों में शामिल नहीं है, हालांकि अल्टीमेटली रिजल्ट यही होगा। देखिए, अंग्रेज जो है वो मैंने कहा ना, अंग्रेज भारत की वेल्थ को निकाल करके ब्रिटेन ले जाना चाहते हैं, ये है उद्देश्य। इसका निष्कर्ष ये है, इसका परिणाम ये है कि भारत गरीब हो जाएगा। अंग्रेज भारत को गरीब बनाना ही चाहते हो तो कुछ दूसरी पॉलिसी भी ला सकते थे। बात ये नहीं कि भारत को गरीब बनाना चाहते हैं, बात ये है कि भारत की वेल्थ को ब्रिटेन ले जाना चाहते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि भारत गरीब हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे तौर पर ये वाला ऑप्शन गलत मान सकते हैं, हालांकि ये इसका रिजल्ट होगा, लेकिन ये उद्देश्य के जो तत्व हैं उसमें शामिल नहीं है। तत्व ये 3 है, तो इसका कथन कौन सा सही हो गया? डी। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरीके से देश को नष्ट कर रहा है। यह कथन किसका है? इस कथन की हमने पिछले क्लासेस में भी चर्चा करी थी। 1-2 क्वेश्चन हैं जो पिछली क्लासेस के मैंने यहां पर रखे हैं, जिससे कि आप पिछली क्लासेस से टच महसूस कर सकें। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉइंट्स हमने कुछ पिछली क्लासेस में बताए थे, लेकिन फिर से वहीं से शुरू इसलिए किया कि आप कनेक्ट हो सके सही तरीके से। ठीक है, तो 1881 में कथन मालूम है किसके हैं? ये हैं दादा भाई नौरोजी के कथन। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासन एक बढ़ता हुआ और स्थायी रूप से बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है। विदेशी आक्रमण जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है तीर, तलवार, तोप, बंदूक लेकर के लोग हथियार लेकर के आएंगे, आक्रमण करेंगे, लड़ेंगे और एक देश दूसरे देश को हरा देगा। ऐसा वाला आक्रमण नहीं कर रहे हैं ये आर्थिक रूप से आक्रमण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आक्रमण करके हमारे लोगों को पंगु बना रहे हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो दादा भाई नौरोजी जी का है। अगला कथन है, एक कथन दिया गया, भारत के परंपरागत हस्त उद्योगों को नष्ट करने तथा आधुनिक उद्योगों के विकास में बाधा डालने के लिए राष्ट्रवादियों ने सरकार की आलोचना करी। ये एक स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादियों ने सरकार की आलोचना करी है। किस लिए करी है? कि भारत के जो हस्त उद्योग हैं और उसको नष्ट करने के लिए जो आधुनिक उद्योगों का विकास हो रहा है उसमें बाधा डाली जा सके, इसलिए राष्ट्रवादियों ने सरकार की आलोचना करी है और करनी भी चाहिए। नहीं तो जो भारतीय हस्त निर्मित उद्योग है वो नष्ट हो जाता और भारतीय जो कह सकते हैं कि व्यापार है वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता। तो इसका विरोध करा जा रहा है। कारण क्या है? उनका तर्क था, उनका मतलब किनका? ये भारतीय राष्ट्रवादियों का। उनका तर्क था कि यदि वे विरोध नहीं करेंगे तो इससे भारतीय पूंजीपतियों का उत्पीड़न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत हो जाएगा। क्या कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? तो आप देखेंगे कथन बिल्कुल सही है। कारण जो है वो कथन की व्याख्या करते हुए दिख रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से ये चीजें हो जाएंगी। इसलिए हमको विरोध करना है सरकार का, इसलिए हमको सरकार की आलोचना करनी पड़ेगी और करी उन्होंने। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आ रहे हैं प्रश्न? ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस आपको यदि अगर बुक से डायरेक्टली हो जा रही है तो ऐसे किसी प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप इसे शॉर्ट आउट कर सकोगे। बुक रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी इससे आपकी। राष्ट्रवादियों की मांगे थी कि भारत से बाहर ले जाई जा रही दौलत को रोका जाए, किसानों पर करों का बोझ कम करने के लिए जमीन की मालगुजारी को घटाने की मांग उन्होंने करी। जमीन की जो मालगुजारी हुआ करती थी उसको घटाने की मांग करी। अर्ध सामंती कृषि साधनों को बनाए रखने की मांग करी उन्होंने और नमक कर को एवं फौजी खर्चों को कम करने की मांग करी। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखना है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाहर ले जाने वाली दौलत को सीधे तौर पर रोकने की उनकी मांग थी, बिल्कुल सही है। किसानों पर करों का बोझ कम करें और जो
जमींदारी व्यवस्था में जो आपकी मालगुजारी व्यवस्था आ रही थी, मालगुजारी व्यवस्था को खत्म किया जाए या कम किया जाए या समाप्त किया जाए, इस तरीके की डिमांड रखी गई थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें ही पूछा गया कितने विकल्प सही हैं, तो कम से कम 2 तो सही ही हैं, लेकिन 3 और सभी विकल्प वाले ऑप्शन भी हैं। तो तीसरा वाला देखें, अर्ध सामंती कृषि संबंधों को बनाए रखना, क्या ये भारतीय राष्ट्रवादियों की मांग थी? नहीं, इसकी तो उन्होंने आलोचना करी थी, ये नहीं होना चाहिए था, इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अभी तक तो 2 ही सही है। नमक कर को एवं फौजी खर्चों को कम करने की मांग, देखिए जरा, फौजी खर्चों को कम करने की मांग करी गई थी कि नहीं करी गई थी? फौजी खर्चों को कम करने की मांग करी गई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या नमक कर को कम करने की भी मांग करी गई थी? ध्यान रखिए, नमक कर को कम करने की नहीं, नमक कर को समाप्त करने की मांग की गई थी, समाप्त करने की मांग। तो कई सारे लोग मान सकते हैं कि केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको तीसरा स्टेटमेंट भी हाँ ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी डी वाला जो है, कई लोग समझ सकते हैं कि ये भी सही है। ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सही कितने स्टेटमेंट हैं? केवल पहला और दूसरा। तो सही आंसर क्या होगा? केवल 2 कथन सही है बस। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, तो कौन कौन सा सही है? मांगे जो है वो कौन कौन सी हैं? पहली वाली जो है सही मांग, दूसरी वाली सही है, तीसरी वाली भी सही है, लेकिन उसमें पहला वाला जो पॉइंट लिखा है वो गलत लिखा है, दूसरा वाला पॉइंट सही, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से केवल 2 सही हो जाएंगे, केवल 2 सही लिखें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, राष्ट्रवादियों द्वारा 1885 से लेकर के 1892 तक जब विधायी सुधार किए गए, तब सांविधिक सुधार के प्रयासों में कौन सा या कौन से असत्य हैं या हैं? तो 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों का प्रसार और सुधार की मांग उठाते रहे कौन लोग? राष्ट्रवादी लोग। बिल्कुल सही बात है, उठाते रहे, ये मांग उन्होंने उठाई। 1885 जब से एस्टैब्लिश हुआ और 1892 तक की मांग उठती रही, जब तक कि पूरी नहीं हुई। 1892 में भारतीय परिषद कानून पास कराने में सफल रहे, जिससे वो पूर्णतः संतुष्ट थे। अब देखो, इसमें भी आधा स्टेटमेंट सही आधा गलत है। 1892 में भारतीय परिषद कानून को पास कराने में वो सफल तो हो गए, लेकिन इस कानून से वो पूर्णतः संतुष्ट थे, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग करी थी, जो कि इस परिषद में नहीं थी। तो ये वाली मांग भी सही है। उन्होंने जनता के लिए या स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग करी। अब देखिए, आपको लगेगा कि भाई राष्ट्रवादी लोग हैं, लैंगिक असमानता को भी समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय जब ये डिमांड रखी, मैंने कहा ना एक एक स्टेप धीरे धीरे लेकर के आएंगे, तो उस स्टेप में इस दौर में आम जनता के लिए चुनाव में भागीदारी और स्त्रियों के लिए चुनाव में भागीदारी, इन दोनों के लिए चुनाव में जो भागीदारी थी, इसकी मांग जो है वो इन राष्ट्रवादियों के द्वारा नहीं की गई थी। तो अंग्रेजों से तो अपेक्षा ही ना करें कि बगैर मांगे चीजों को, इस तरीके की चीजों को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने जनता के लिए या स्त्रियों के लिए सरकार की मांग की, मताधिकार की मांग करी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो गलत है 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 और 4। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से असत्य हैं, तो 2 और 4 गलत है। 2 और 4 वाला ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर ही कांग्रेस के मंच से स्वशासन का दावा पेश किया? कौन था वो? 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही कांग्रेस के मंच से स्वशासन या स्वराज का दावा पेश किया है? 20वीं सदी के आरंभ में यह दावा गोपाल कृष्ण गोखले ने, मैंने आपको बताया 1905 में यह दावा पेश किया था, और दादा भाई नौरोजी ने 1906 में यह दावा पेश किया था। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसके लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्वराज या स्वशासन की मांग जो है इन दोनों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को कब संबोधित किया? यहां ध्यान रखना, संबोधित करने का मतलब यह नहीं कि अध्यक्षता करिए।
अध्यक्षता नहीं करी है, कांग्रेस के मन से पहली बार किसी महिला ने भाषण दिया है, और वो पहली महिला है जिसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट। तो ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1890, 1890, ऑप्शन नंबर ए, ये भाषण दिया गया था 1890 में। तो आशा करते हैं आज का जो सेशन है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और इससे संबंधित जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में विरट दुबे 01 करके आप सर्च कर सकते हो। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इसी के टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों को बताइए कि शानदार कार्यक्रम फिर से आपके लिए शुरू हो चुका है, और सभी लोग पहले की तरह तत्परता से इसमें जुट जाइए पढ़ने के लिए। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल फिर इसी समय। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।